Hello guys, most welcome to Progress 247. Today I am going to discuss about the ratio and proportion part 10. I will give your and solution gives I will give your solution ratio and proportion part 10, and today is the topic of ratio and proportion, solution of the ratio and proportion of part 10. So then this video is related to most banking and related to banking exam, most related to banking exam and LIC and other job examinations, other government job examination. But आज मैं आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूँ। पहले तो इस चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका जो चैनल है प्रोवेस 247, पहले इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। शायद आपको बताओ कि मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की थी रेशियो एंड प्रपोर्शन की, जो उसका मैंने बोला था कि आप सभी सॉल्यूशन करके दीजिए, उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। तो बस सिर्फ एक ही स्टूडेंट निकले हैं, जो उनका नाम एक मैडम है ऋतु घोष करके, उन्होंने कमेंट किया है। तो थैंक यू आपके लिए मैडम, आपने इतना कोशिश की और आपके आंसर आज चेक हो जाएंगे। आप देखिएगा अपने कितना सही कर रही हैं, कितना अच्छा कर रही हैं। सिर्फ एक ही है मैडम जिन्होंने क्वेश्चन करने की कोशिश की और उन्होंने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया है। अदरवाइज काफ़ी मतलब और किसी स्टूडेंट ने मेरे को कोई कमेंट करके नहीं दिया है, ना ही क्वेश्चन करने की कोशिश की। सिर्फ उन्होंने ही क्वेश्चन करने की कोशिश की और वही जो है आंसर दिया है उन्होंने। पहले भी वही आंसर दे रही थी। तो थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो वॉच किया, उसके लिए थैंक यू। और आपको आगे भी उनसे कहना कि आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, क्योंकि हर क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का होता है। और ये आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा एक क्वेश्चन अगर एक है तो उस जैसा दूसरा क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि अगर हम एक क्वेश्चन को 3-4 तरह के क्वेश्चन करा रहे हैं तो दैट इज अ टाइम वेस्टेज है। सीधे से फंडा है कि वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो हम वेस्टेज ऑफ टाइम तो हम करते ही नहीं है। अगर मेरा 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन देयर आर टोटली डिफरेंट क्वेश्चन, सारे अपने आप में डिफरेंट क्वेश्चन है, कोई सेम क्वेश्चन नहीं होता है। तो पहले आपका जो चैनल है प्रोवेस 247, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर मोर एंड मोर, ठीक है ना। तो पहले इसको करिए आप लोग, ठीक है ना। तो आज हम जो आपसे सॉल्यूशन बात कर रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन के पार्ट 10 का, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स सी। देन क्वेश्चन इज गिवन दैट देयर आर टोटल 96 एंट्रीज ऑफ डिफरेंट क्लासेज, दैट इज कुकिंग सी, स्टिचिंग एस एंड योगा बाय। हमारे पास 96 एंट्रीज हैं और देयर आर डिफरेंट cooking C, stitching S and yoga by. If the sum of the daily fees of all entries of cooking C, stitching S and yoga by is 20,800 rupees, the sum of 1 day fees of cooking C, stitching S and yoga by are in the ratio of 30:16:6 respectively. The sum of the day fees of cooking C, stitching S and yoga by are in the ratio of 13:16:6 respectively given है। and the 1 day fee for each cooking, मतलब एक दिन की फीस, और ये सम ऑफ 1 day फीस ऑफ कुकिंग, ये 1 day की दे रखी फी ऑफ ईच कुकिंग सी, मतलब प्रत्येक कुकिंग सी, मतलब ईच मतलब हर किसी की, एवरी। द स्टिचिंग एस एंड योगा बाई आर इन द रेशियो ऑफ 10:8:2, ठीक है ना। तुम्हारी रेशियो दे रखा है वो 10:8:2 है। फाइंड द मंथली फीस, और मतलब 30 डेज की बतानी ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ द स्टिचिंग, मतलब हिंदी में क्वेश्चन कहना चाह रहा है द हिंदी। देन क्वेश्चन इज हिंदी, विभिन्न वर्गों का कुल 96 प्रविष्टियां हैं, यानी कुकिंग सी और योगा बाई, जिसका 20,800 रुपये। खाना पकाने की एक दिन की फीस मतलब फीस सी, सिलाई एस और योगा बाई का अनुपात 30:16:6 है। और एक दिन की फीस प्रत्येक खाने पकाने के लिए, मतलब हर किसी एक बंदे की, और यहाँ पे सभी बंदों की इतनी दे रखी है, यहाँ पे एक बंदे की हर दिन की दे रखी है 3:8:2 के अनुपात में। तो खोज सभी प्रविष्टियों की मासिक फीस 30 दिन की सिलाई की बताइए कि सिलाई की कितनी होगी, ठीक है नहीं। तो हमें एस की बतानी है, स्टिचिंग एस की कितनी होगी। तो चलो क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जी। बड़ा इजी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन दे रखा है 8,100, सेकंड ऑप्शन इज 7,500, थर्ड ऑप्शन 8,000, ऑप्शन डी इज ऑप्शन डी इज 8,500, ऑप्शन ई इज 9,000। तो हम क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं, लेट्स सी। देन अब हम ये देखेंगे पहले हमारे पास एंट्रीज कितनी है। टोटल 96 एंट्रीज हैं टोटल, जिसमें हमारे पास एक दिन की सिलाई सी, एक दिन की जो दे रखा है कुकिंग सी, स्टिचिंग एस और योगा बाई की जो टोटल दे रखी है मेरे पास 1 डे फीस, इन सब का मिला करके मेरे पास जो रेशियो गिवन है वो 30:16:6 है। पहली बात तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी।
ये किस किस का रेशियो है? स्टिचिंग मतलब कुकिंग सी, यहां पे कुकिंग सी, एस और योगा बाई का है, ठीक है ना। ये मेरे पास टोटल फीस है इन सभी की, और यहाँ पे हर एक बंदे की एक दिन की फीस, ये एक दिन की सभी की फीस है, जितने भी पकाने वाले सी के हैं वो, एस के हैं सिलाई करने वाले वो, उन सब की टोटल फीस, और बाई के हैं वो, और उन सब मतलब ये फीस दे रखी है, ठीक है ना, टोटल दे रखी है। मेरे को नंबर ऑफ एंट्रीज फाइंड करनी है कि नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी होंगी किस किस की, सी, एस और बाई की। तो मैंने क्या किया, अब एक बंदे की फीस मतलब कह रहा है यहां पे कि द सम ऑफ वन डे फीस ऑफ कुकिंग सी एंड बाई आर इन द रेशियो दे रखा है, वन डे फीस दे रखी है ईच कुकिंग सी, मतलब एक कुकिंग सी की 10 है, स्टिचिंग एस एक की 8 है, और योगा बाई एक की 2 है। जब एक एक की दे रखी है और टोटल सबकी दे रखी है, तो मैं एक बंदे का डिवाइड कर दूंगा, 10 का इसमें डिवाइड किया, 8 का इसमें डिवाइड किया और 2 का इसमें डिवाइड किया, तो ये मेरे को जो फाइंड होके निकल के आएगा दैट इज अ नंबर ऑफ एंट्रीज। तो रेशियो विल बी नंबर ऑफ एंट्रीज इन कुकिंग सी, इन मतलब नंबर ऑफ एंट्रीज में लिख देता हूं, यहां पे क्या लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ एंट्रीज। भाई एक बात बताओ, सपोज करो कि आप पे एक बंदे, सपोज करो माना कि 2 रुपए कमाता है और 10 रुपए दे रखा है टोटल, तो कितना नंबर ऑफ कैंडिडेट निकल के आएंगे? भाई टोटल एक्सपेंसेस 10 रुपीज, और एक बंदा जो अर्न कर रहा है वो 2 रुपए अर्न कर रहा है, और टोटल मेरे पास फीस है 10 रुपए, तो एक मतलब कि कितने बंदे निकल के आएंगे? 5 बंदे। कितने बंदों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो? 5 बंदों में। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आपको यहां पे टोटल रुपए दे रखे हैं एस का, सी का और बाई का, वो टोटल रुपए दे रखे हैं एक दिन का सभी का, तो मुझे निकालना है नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी हो रही हैं, और एक दिन की, एक बंदे की एंट्रीज एक दिन की दे रखी है 10, 8, 2। तो मैंने एक बंदे की मतलब एक बंदे की 10 है कुकिंग सी में, और टोटल कितनी फीस है? 30 है, तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी निकल के आएंगी? तो मैंने इसका डिवाइड कर दिया। देखो हम इसको सॉल्व करते हैं जी अब यहां पे, तो इसको हम सॉल्व करते हैं पहले, तो मेरा रेशियो यहां पे पहले कितना निकलेगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, नंबर ऑफ एंट्रीज फाइंड कर लेते हैं। तो 0 0 इज कैंसिल आउट, 8 2 16 हो गया, और 2 3 6 हो गया, तो 3 रेशियो 2 रेशियो 3, मतलब मेरे पास नंबर ऑफ एंट्रीज का जो रेशियो निकल के आया वो 3 रेशियो 2 रेशियो 3 आ गया जी। कितना रेशियो आया मेरे पास? 3 रेशियो 2 रेशियो 3, ये मेरे पास नंबर ऑफ एंट्रीज आ गई। अब यहां पे मेरे पास जो टोटल एंट्रीज हैं, वो टोटल एंट्रीज दे रखी है मेरे पास 96 एंट्रीज हैं टोटल। तो पहले मैं सी की एंट्री निकाल लेता हूं, तो 96 टोटल एंट्रीज, ये मेरे पास नंबर ऑफ एंट्रीज का रेशियो है, ठीक है ना। तो मेरे पास टोटल 3 और 2 5 और 3 8, तो 8 इक्वल टू 96 एंट्रीज के, क्योंकि ये 3 रेशियो 2 रेशियो 3 ये नंबर ऑफ एंट्रीज का रेशियो है। तो टोटल एंट्री कितनी है? 96 है, और टोटल एंट्री कितनी है? 3 और 2 5 और 3 8, तो 8 इक्वल टू 96, तो दैट इज 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16, 1 इक्वल टू 12, तो 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 इक्वल टू, अब मैं 3 इक्वल टू निकालू तो 36, और 2 इक्वल टू निकालू तो 24, और इसका भी 3 इक्वल टू कितना होगा? 36। तो मेरे पास सबका निकाल लिया, ये कितना आ रहा है मेरे पास? 36 एस का, सॉरी सी का, और एस का आ रहा है 24, और 3 इक्वल टू कितना आ गया मेरा? 36, योगा बाई का निकल आया। तो ये मेरा नंबर ऑफ एंट्रीज निकालनी, सी की, एस की, और सी एंट्री कितनी है, नंबर ऑफ कुकिंग सी एंट्री कितनी है, कुकिंग सी के एंटर करने वाले कितने बंदे हैं, कुकिंग सी की, स्टिचिंग एस की, इन सबकी मैंने नंबर ऑफ कुकिंग सी एंट्री दैट इज द 36, नंबर ऑफ स्टिचिंग एस एंट्री दैट इज द 24, नंबर ऑफ योगा बाई एंट्री दैट इज द 36, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं यहां पे, अब हम ये देखते हैं कि मेरे पास टोटल जो फीस दे रखी थी वो फीस दे रखी थी 20,800 रुपए, 20,800। तो नंबर ऑफ सम ऑफ द फीस जो थी 1 डे की, इन सब की नंबर ऑफ कुकिंग सी एंट्रीज, टोटल नंबर ऑफ कुकिंग सी एंट्री, इन सब का जो रेशियो दे रखा था वो 30 रेशियो 16 रेशियो 6 है, और टोटल सम दे रखा है 20,800 रुपए। तो यहां से पहले हम सबका निकाल लेते हैं, जिसका अगर हमको चाहिए तो पहले कुकिंग सी का निकालते हैं। ये सी है, और ये तुम्हारे पास एस है, और ये बाई है, तो 30 और 16 कितना हो गया भाई? तीनों का सम दे रखा है 20,800 रुपए, तो इन तीनों का सम कितना होगा? 30 और 16 46, 46 और 6 52, मतलब 52 इक्वल टू दिस वन, देन 1 इक्वल टू कितना हो गया? 20,800 अपॉन 52। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे जी। तो सॉल्व करते हैं, कितनी बार कैंसिल होगा? दैट इज 4 टाइम्स, तो 1 इक्वल टू 400 हो गया, ठीक है। 1 इक्वल टू कितना हो गया? 400, तो दैट इज 30 इक्वल टू कितना होगा? 30 इक्वल टू, तो 30 इंटू 400 दैट इज 12,000।
ठीक है, तो 1 यूनिट इक्वल टू मेरा 400 आ रहा है, तो 30 इक्वल टू कितना हो गया, 12,000 आ गया। 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6400 हो गया। और 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। तो मैंने सबका निकाल लिया। जो मेरा 1 डे का फीस आया, ऑल एंट्री ऑफ कुकिंग सी का 12,000, टोटल 1 डे फीस ऑफ ऑल एंट्री ऑफ स्टिचिंग एस का 6400, फिर 1 डे फी ऑफ ऑल एंट्रीज ऑफ वाई 2400 रुपीज। तो मैंने यहां पे सबका निकाल लिया कि किस किस का कितना आ रहा है, और मैं नंबर ऑफ एंट्रीज भी निकाल चुका हूं, ठीक है कि नहीं है, और टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज सबकी मैं निकाल चुका हूं। पर उसने पूछा है कि स्टिचिंग एस की 30 दिन की कितनी होगी। तो नंबर ऑफ एंट्रीज एस की जो मैंने निकाली थी, इससे अभी देखा होगा आपने, एस की जो एंट्री निकाली थी वो कितनी आ रही थी, आपको पता हो गया, मैं निकाला भी था। एस की आ रही थी टोटल 24 थी, और 1 डे के टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, टोटल 6400। नंबर ऑफ कुकिंग एस एंट्री वो 24 है, और 1 डे फी ऑफ ऑल एंट्री ऑफ स्टिचिंग एस की 6400 है। तो उसने पूछा है, तो हम यहां पे पहले एक दिन की निकालेंगे, इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो 24 एंट्री का टोटल 1 डे फीस 6400 है। तो यहां पे हम 1 डे का निकाल लेंगे, 1 डे फीस कितनी निकल के आएगी। ठीक, चलो चलते हैं। तो 1 डे फीस हमने निकाली, तो मतलब कितना आ रहा था वो, 6400 डिवाइडेड बाय 24, तो 8 3 जा 8 8 जा, तो 800 अपॉन 3, यह आ गया 800 अपॉन 3, ये 1 डे का आ गया, ठीक है ना, एंड 800 अपॉन 3। लेकिन उसने पूछा है 30 डे का कितना होगा, तो इनटू मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे इसमें, 30 से। भाई 30 डे का पूछ रहा है, जब एक दिन का 1 डे फीस 800 अपॉन 3 है, तो 30 डेज का कितना आएगा, 3 इज कैंसिल आउट, दैट इज 8,000 रुपीज। तो देन एंड 8,000 रुपीज, दैट्स माई आंसर। तो इसका 1 डे निकल के आएगा स्टिचिंग एस का 8,000 रुपीज, then that is my answer, 8,000 rupees. Option C is answer. Okay, option C will be answer, 8,000 rupees. I hope कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो LIC हो गया, बैंकिंग हो गया, इन तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप पहली चीज जब वीडियो को वॉच किया करिए तो पेन और पेपर जरूर लेके बैठा करिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, नहीं आप अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है ना, और भी जो वीडियो पड़ी हुई है, 9 वीडियो है इसकी रेशियो प्रपोर्शन की, उसका भी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना, अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, ठीक है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पे कि मंथली सैलरीज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 8:9। Monthly salaries of A and B are in the ratio of 8:9। ठीक है ना, 8:9 respectively। Monthly expenditure of A is 140% more than the monthly saving of B। Monthly expenditure of B is 2,000 rupees more than the monthly expenditure of A। Then find the difference in the yearly salaries of A and B if the monthly saving of A and B are in the ratio of 4:5। ओके, अब यहां पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हिंदी में कह रहा है कि ए और बी का मासिक वेतन का अनुपात 8:9 है। मासिक वेतन का अनुपात 8:9 है, बिल्कुल सही बात है जी। फिर वो ये कहता है यहां पे कि ए का मासिक खर्च बी के मासिक बचत की तुलना में 140% ज्यादा है। ठीक है, ठीक है ना, उसने क्या बोला है, बी का जो है मतलब कि ए का मासिक खर्च बी के मासिक खर्च की तुलना में 140% अधिक है। जब 140% अधिक है, दैट इज 240% हो जाएगा। ठीक है ना, फिर कह रहा है कि बी का मासिक खर्च ए के मासिक खर्च से 2,000 रुपये अधिक है, तो ए और बी के वार्षिक वेतन में अंतर ज्ञात कीजिए यदि ए और बी की मासिक बचत क्रम से 4:5 के अनुपात में है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। वो जमाने हम अब जा चुके हैं कि क्वेश्चन जब पूछा जाता था कि ए और बी की इनकम का रेशियो इतना है, सेविंग का रेशियो इतना है, देन हर किसी का एक्सपेंडिचर इतना है, तो उसका एक्सपेंडिचर बताइए, इनकम बताइए, वॉट एवर जो भी है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन जो अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रहा हूं, अब इसी तरीके क्वेश्चन इनकम, सेविंग, एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है जनाब।
उसने बोला है यहां पे कि बी का जो एक्सपेंडिचर है, चलो चलते हैं पहले, है ना। उसने बोला है कि पहली चीज हम पहले तो ये देखते हैं कि यहां पे रेशियो किसका दे रखा है, ए और बी की सेविंग का रेशियो गिवन है। चलो देखते हैं, ए की सेविंग और बी की सेविंग का दे रखा है। तो हमने ए की सेविंग मान ली 4x और बी की सेविंग मान ली 5x। ठीक है, इतना हमने मान लिया जी। ये हमारी दोनों बोथ आर सेविंग, बोथ आर द इन द रेशियो ऑफ द सेविंग, दैट इज अ 4:5। तो ये मेरा जो रेशियो दे रखा है वो सेविंग का रेशियो है। किसका रेशियो है? सेविंग का। अब उसने आगे हमसे बोला था कि ए का जो एक्सपेंडिचर है बी की सेविंग से कितना ज्यादा है, 140% ज्यादा है। तो मतलब हमें एक्सपेंडिचर चाहिए किसका, मतलब जो ए का जो एक्सपेंडिचर निकल के आएगा मतलब 140% ज्यादा, दैट इज 240%। भाई 140% ज्यादा, 240%, जब भी ज्यादा की बात करे 100 जोड़ दो, कम की बात करे 100 से घटा दो। जब 140% ज्यादा 240%, तो हमने क्या किया, 5x का 240% हमने निकाला, परसेंट कैंसिल किया, पॉइंट में 100 आ जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट, 5 2 10 और 2 1 2, मतलब ए का जो एक्सपेंडिचर आया वो 12x हो गया। ठीक है ना। तो मेरा जो ए का एक्सपेंडिचर है दैट इज 12x। अब उसने बोला है कि जो बी का जो एक्सपेंडिचर है वो ए के एक्सपेंडिचर से कितना ज्यादा है, 2000 रुपए ज्यादा है। तो ए का एक्सपेंडिचर कितना है जनाब, चलो देखते हैं, 12x है, तो इसका जो होगा एक्सपेंडिचर 12x प्लस 2000, तो दैट इज ये भी एक्सपेंडिचर निकल आया। तो ये बी का एक्सपेंडिचर आ गया, मतलब बोथ आर एक्सपेंडिचर, ए का एक्सपेंडिचर 12x और बी का एक्सपेंडिचर है 12x प्लस 2000। क्यों? क्योंकि कह रहा है वो कि बी का जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो ए के एक्सपेंडिचर से 2000 रुपए ज्यादा है। बड़ा इजी क्वेश्चन, बड़े आराम से खेल सकते हैं आप लोग। फिर कह रहा फाइंड द डिफरेंस इन द ईयरली सैलरीज। अब ईयरली सैलरी बतानी कि ईयरली सैलरी क्या होगी, और सैलरी आप जब भी बता पाएंगे इनकम प्लस एक्सपेंडिचर को आप ऐड कर देंगे, दैट इज अ सैलरी। चलिए चलते हैं आगे। अब यहां पे हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं, इतना हमने खेल कर लिया। अब इसके बाद देन अब हम क्या करेंगे, इतना हमने नोट कर लिया। अब यहां पे इनकम का रेशियो दे रखा है, सैलरी मिल रही है 8:9 में। तो पहले ए की हम सैलरी निकालते हैं। ए की सेविंग 4x है, एक्सपेंडिचर 12x है, तो सैलरी कितनी होगी, 16x होगी। भाई ए की सैलरी वही तो होगी, भाई ए की सेविंग 4x और एक्सपेंडिचर 12x, तो इसकी जो तुम्हारी निकल के आएगी सैलरी, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग 12x प्लस 4x 16x। अब बी की देखते हैं, तो बी की कितनी होगा सैलरी, तो 5x ये है, 12x 17x प्लस 2000, तो ये बन गई इनकम मतलब सैलरी, और सैलरी का रेशियो दे रखा है वो 8:9 है। ठीक है जी। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हर कोई कर सकता है इस काम को। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे, तो ये कितना निकल के आएगा, ठीक है ना। पहले ही देखते हैं, बड़ा इजी है, बड़े आराम से कर सकते हैं। देन अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 69 144 होता है, 17 8 136 होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इधर और इसका इधर, तो 17 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पर नोट करते हैं इसको, तो देखिए इधर, तो 17 8 136 और 69 144, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे, 144 136 में 8x का डिफरेंस आ गया। तो 8x इक्वल टू 8 इंटू 2000 मतलब 16,000। ठीक है, तो x की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 2000 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। अब उसने आपसे ये पूछा है कि ये बताइए कि ए और बी के वार्षिक वेतन में अंतर ज्ञात कीजिए। तो चलो चलते हैं, बड़ा कितना इजी है, ए और बी के वार्षिक वेतन में पहले हमें यह देखना है कि मंथली सैलरीज में कितना डिफरेंस है। तो चलो चलते हैं, इतना हमने नोट कर लिया, एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब पहले देखो कि ए की सैलरी तो 16x है और बी की सैलरी 17x प्लस 2000 है। हमने यहां पे इसको सॉल्व करके x की वैल्यू को 2000 फाइंड कर लिया है। ठीक, अब आगे चलते हैं हम, यहां पे इसी के आगे नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब यहां पे दोनों की मंथली सैलरी का डिफरेंस ए और बी की, तो ए की सैलरी कितनी थी यहां पे 16x थी और बी की कितनी थी 17x प्लस 2000। तो डिफरेंस कितना आएगा, देखो 17 तो x प्लस 2000
और x की डिफरेंस बिटवीन ज्यादा में से कम वाला घटाना है, तो x प्लस 2000 डिफरेंस आ गया, देन x की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी, दैट इज 2000 प्लस 2000 दैट इज 4000। तो मंथली जो डिफरेंस आ रहा है वो 4000 आ रहा है। मंथली डिफरेंस कितना आ रहा है? 4000। ठीक है ना, तो मंथली डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 4000 है। अब उसने पूछा है एनमली, जब एक महीने का 4000 डिफरेंस है तो 12 महीने का डिफरेंस कितना आएगा? तो देखिए इधर, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 इंटू 4000, ठीक है, तो 48,000 हो गया। एक महीने का 4000, तो 12 महीने कितना होगा? 48,000 रुपए। तो मेरा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, दैट इज माई आंसर। ठीक है, दैट्स माई आंसर, ऑप्शन बी। देन आंसर विल बी ऑप्शन बी, देन 48,000 विल बी आंसर। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि पेन और पेपर लेके बैठा करिए, जिससे कि आपको वीडियो मेरी वॉच करने में कोई दिक्कत ना हो और आप क्वेश्चन को समझ सकें। ठीक है ना। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है जनाब, बड़े आराम से कर सकते हैं आप लोग। देखिए इधर क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रेरणा हैज सम 50 पैसे कॉइन्स और सम 2 रुपीज कॉइन, सम 1 रुपीज कॉइन एंड 5 रुपीज कॉइन। ठीक है, मतलब उसने बोला कुछ प्रेरणा के पास कुछ 50 पैसे के, कुछ 2 रुपए के, कुछ 1 रुपए के, कुछ 5 रुपए के सिक्के हैं। द वैल्यू ऑफ द ऑल कॉइन्स इज 173 रुपीज। द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन इज मोर देन द नंबर ऑफ 5 रुपीज कॉइन। Full stop, the 50 paise coin are 2 less than the twice of the 1 rupees coin. The value of the 50 paise coin and 1 rupees coin is 51 rupees. How many 2 rupees coin does she have? That is a question in Hindi. प्रेरणा के पास कुछ 50 पैसे के सिक्के, कुछ 2 रुपीज के मतलब सिक्के, कुछ 1 रुपए के सिक्के और कुछ 5 रुपए के सिक्के हैं, और सभी सिक्कों का मूल्य 173 रुपए है। कितने रुपए है? 173 रुपए है। 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए की सिक्कों की संख्या से 5 अधिक है, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या के 2 गुने से 2 कम है। 50 पैसे के सिक्के और 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य 51 रुपए है, तो उनके पास 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? किनके पास? प्रेरणा के पास। तो ऑप्शन जो गिवन है इसमें वो ऑप्शन ये, फर्स्ट ऑप्शन ए इज 23, ऑप्शन बी इज 22, ऑप्शन सी इज 21, ऑप्शन डी इज 20 एंड द ऑप्शन ई इज 19। तो विच आंसर आर दीज इन ऑप्शन? ओके, तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, तभी हम आपको आंसर बताते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है ना, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या आएगा, इसका आंसर सॉल्व करते हैं। तो देखिए इधर हमने क्या किया, यहां पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसके 50 पैसे के सिक्के और कुछ 2 रुपए के, कुछ 1 रुपए के, 5 रुपए के सिक्के हैं, और सभी की कॉस्ट 173 है। अब उसने बोला है कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 5 अधिक है। मतलब 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या से 5 अधिक है। मतलब 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए की सिक्कों की संख्या से 2 अधिक है। तो देखते हैं, चलो हमने क्या किया, लेट करते हैं। यहां पे हमने पहले 2 रुपीज कॉइन लेट कर लिए। 2 रुपीज नंबर ऑफ कॉइन हमने मान लिया, सपोज करो x है। तो यहां 5 रुपीज कॉइन कितने होंगे? 5 रुपीज कॉइन होंगे, कितने ज्यादा हैं? वो 5 ज्यादा हैं, तो x प्लस 5। ठीक है, ये नंबर ऑफ कॉइन है जी। हमने 2 रुपीज नंबर ऑफ कॉइन लेट किए x, और 5 रुपीज नंबर ऑफ कॉइन लेट कर लिए x प्लस 5, क्योंकि उसने बोला है कि 5 कह रहा है कि 2 रुपए की सिक्कों की संख्या 5 रुपए की सिक्कों की संख्या से, एक मिनट सॉरी, उल्टा कर दिया हमने यहां पे, एक मिनट, हमने 5 रुपए की सिक्कों की संख्या मान ली x, तो 2 रुपए कितनी होगी? x प्लस 5। ओके, जब 5 रुपए का सिक्का इतना दे रखा है, अब यहां पे देखिए इन सब का मूल्य किस किस का? सभी सिक्कों का, 1 रुपए का, 5 रुपए का, इन सब का। अब एक बात बताओ, 173 है और यहां पे दे रखा है कि 50 पैसे के सिक्के और 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य। देखो इधर कौन कौन से कॉइन है, पहले देखते हैं। 50 पैसे का कॉइन है, 2 रुपीज का कॉइन है, 1 रुपीज का कॉइन है, और 5 रुपीज का भी कॉइन है। इन सब की वैल्यू 173 रुपए है। मतलब टोटल सिक्कों कितने रुपए मिला करके जो रुपए बनना है उनके 173 रुपए बनना है।
लेकिन मेरे पास यहाँ पे किस किसके दे रखे हैं, 50 पैसे के सिक्के और 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य 51 रुपए है। 50 पैसे और 1 रुपए इन दोनों का मिला करके मूल्य, इन दोनों का मिला करके 51 रुपए इनकी वैल्यू दे रखी है। अगर मैं 173 मतलब इन सब की जो वैल्यू थी वो 173 थी और इन दोनों की जो वैल्यू है 50 पैसे की और 1 रुपए की जो वैल्यू है वो 51 रुपए है, इन सब की वैल्यू में से 50 पैसे की और 1 रुपए की वैल्यू में माइनस कर दूंगा तो 2 रुपए 5 रुपए की वैल्यू आ जाएगी। अरे आएगी क्या नहीं आएगी? तो वही हम काम करते हैं, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलो माइनस कर देते हैं 51। जब 51 माइनस करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 3 - 1 2, 7 - 5 2 और ये कितना रह गया 1, मतलब 122 आ गया। ये किस किस का निकल के आ गया जी? ये आ गया आपका 2 रुपए का और 5 रुपए का 122 रुपए आ गया। अब 2 रुपए के मेरे पास नंबर ऑफ कॉइन है वो x + 5 है और 5 रुपए के नंबर ऑफ कॉइन है वो x है। ठीक है, अब एक बात बताइए, और इन दोनों की वैल्यू मिला करके 122 आ रही है कि नहीं? अब इस पे हम गेम खेलते हैं। अब एक बात, चलो इतना नोट कर लिया होगा, ठीक है, आगे चलते हैं। अब एक बात बताओ, 5 रुपए का एक सिक्का, तो एक सिक्के में कितने रुपए होंगे? 5x। जब 2 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का एक सिक्का, तो x + 5 में कितने सिक्के होंगे? इतने। भाई एक बात बताओ, अगर आपके पास 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो रुपए कितने बने? 2 रुपए। 2 रुपए का एक सिक्का है तो रुपए कितने बने? भाई 2 रुपए का एक सिक्का, तो 3 सिक्के में कितने रुपए बने? 6 रुपए। भाई आप खुद बताइए, 2 रुपए का अगर एक सिक्का हो, 3 सिक्के रखे हैं आपका 2 रुपए के, तो 6 रुपए तो बनेंगे। तो वही चीज, अगर एक सिक्के हैं 5 रुपए के, 5 रुपए का एक सिक्का, तो एक सिक्कों में कितने रुपए बने? तो 5 × x हो जाएगा। अब वही चीज 2 रुपए का अगर एक सिक्का है तो x + 5 कॉइन में कितने रुपए बनेंगे? तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो। इन सब की वैल्यू भी निकाली थी हमने, वो आ रही थी 122 आ रही थी। तो देन अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, करते हैं। तो देखिए कितना हो गया, 5x + 2x + 10 = दैट इज 122। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 7x = 122 माइनस कर देते हैं, कितना आ जाएगा? 10 माइनस कर दिया इसमें से, दैट इज 100 एंड 112। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 × 7 और 7 × 6 x की वैल्यू 16 आ गई। उसने पूछा है कि 2 रुपए के सिक्के कितने, और 2 रुपए के जो कॉइन थे आपके पास वो x + 5 हैं। कितने हैं? x + 5। तो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 16 और +5, तो 2 रुपए के जो कॉइन निकल के आएंगे 16 + 5 दैट इज 21। तो देन ऑप्शन सी विल बी आंसर। ठीक है ना? तो आंसर ऑप्शन कौन सा आंसर होगा? सी आंसर होगा, क्योंकि 21 निकल के आएंगे, 16 + 5 दैट इज 21। ठीक है, तो आई होप की वाली बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, जब भी आप वीडियो को वॉच करा करें तो पेन पेपर जरूर लेके बैठा करें, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हुआ करे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑप्शन क्वेश्चन 4 इज मंथली सेविंग ऑफ रिया इज 3000 रुपीज मोर देन मंथली सेविंग ऑफ शिवा। मतलब रिया की जो मंथली सेविंग है वो शिवा की मंथली सेविंग से 3000 रुपये ज्यादा है। मंथली सेविंग ऑफ रिया इज 3000 रुपीज मोर देन द मंथली सेविंग ऑफ शिवा। मंथली सैलरीज ऑफ शिवा एंड रिया आर इन द रेशियो ऑफ 8:11। जो मंथली सैलरी का रेशियो 8:11 है। फाइंड द एवरेज ऑफ द मंथली सैलरी ऑफ शिवा एंड रिया। तो शिवा और रिया की मंथली सैलरीज का एवरेज फाइंड करना है। इफ द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ रिया इज 40% मोर देन द एक्सपेंडिचर ऑफ शिवा। रिया सेव 12,000 रुपीज इन अ मंथ। रिया जो है एक महीने में 12,000 रुपए बचा लेती है। देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम ये देखते हैं कि उसने बोला है कि रिया का जो एक्सपेंडिचर है वो 40% ज्यादा है शिवा के एक्सपेंडिचर से। ठीक है, तो ये रिया एंड शिवा। हिंदी में देख सकते हैं आप क्वेश्चन को। रिया की मासिक बचत शिवा की मासिक बचत से 3000 रुपये अधिक है। शिव और रिया का मासिक वेतन क्रम से 8:11 के अनुपात में है। शिव और रिया के मासिक वेतन का औसत ज्ञात करें। यदि रिया का मासिक खर्च शिव के मासिक खर्च से 40% अधिक है
और रिया एक महीने में 12,000 रुपये बचाती है। चलो चलते हैं। तो इसने बोला है कि रिया की मतलब कह रहा है कि रिया का जो मासिक खर्च है वो शिव के मासिक खर्च से ज्यादा है। मासिक खर्च बोले तो एक्सपेंडिचर, व्यय, ठीक है ना। तो 40% ज्यादा है किससे? शिव से। तो शिव का अगर x है तो इसका 40% ज्यादा है तो 1.4x होगा, है ना, एक्सपेंडिचर है। बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पे एक चीज देखते हैं कि मंथली सेविंग जो है, ठीक है, शिवा की मंथली सेविंग से 3,000 रुपये ज्यादा है किसकी? रिया की। अब यहां पे शिव की जो बचत है, रिया की जो बचत है महीने की 12,000 रुपये है, तो जो सेविंग है इसकी 12,000 रिया की, ये 3,000 रुपये ज्यादा है तो शिवा की कितनी हो जाएगी? 9,000 रुपये। कह रहा है ना भाई रिया की जो मंथली सेविंग है 12,000 रुपये, वो शिव की मंथली से 3,000 रुपये ज्यादा है सेविंग से। तो 3,000 रुपये ज्यादा तो 3,000 कम हो जाएगा। तो शिव की जो मासिक सेविंग जो मतलब जो सेविंग निकल के आएगी वो सेविंग ये निकल के आई मंथली, शिव की 9,000 और रिया की 12,000। तो सेविंग प्लस अगर एक्सपेंडिचर को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है? सैलरी बन जाती है, वेतन बन जाता है। चलो करते हैं इसको। तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है ना। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो इधर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो रिया की पहले बात करते हैं, फिर देन किसकी? शिव की। ये देखते हैं तो रिया की कितनी है? 1.4x प्लस 12,000 अपॉन इसकी कितनी है? शिव की x, और सेविंग कितनी है? 9,000, x प्लस 9,000। और रेशियो कितना दे रखा है इनकी सैलरी का? 8:11, मतलब 8/11। अब हम क्या करेंगे? इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का। अब दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो मिलेगा आंसर वो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आनी है। तो एक्स की वैल्यू जो निकल के आएगी, देखो इधर 8x ये हो गया, एंड सॉल्व कर देते हैं इसको। यहाँ पे देखते हैं, देखिए इधर, एंड एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो 144 मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.2, 1.4x। रिया और शिव का अनुपात है, सॉरी एक मिनट, क्योंकि ये जो अनुपात है शिव और रिया का रेशियो, तो उल्टा करना पड़ेगा हमें। भाई ये शिव और रिया का ही तो रेशियो 8:11 है, तो उल्टा करना पड़ेगा। तो 11/8, क्योंकि ऊपर किसका लिखा है हमने? रिया का, नीचे शिव का है। पर जो ये रेशियो दे रखा है वो शिव और रिया का है, पर मुझे रिया और शिव का लिखना है। जब शिव और रिया का 8:11 है तो रिया और शिव का क्या हो जाएगा? 11/8 हो जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्या होगा इसमें। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 11.2x प्लस 12 जा कितना होता है? 96,000। इसका मल्टीप्लाई कर दिया इधर, इक्वल टू 11 का इसमें करते हैं 11x प्लस 11 9 जा 99,000। ठीक है, तो क्रॉस मल्टी इसको उधर ले जाते हैं, उसको उधर ले जाए। 0.2x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे? 93,000। तो 0.2x इक्वल टू, तो पॉइंट हटा के 0 लगा देंगे, तो 15,000। तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी, या 15K लिख देता हूं मैं सीधे, 15,000, मतलब x की हमने वैल्यू निकाल ली 15,000। अब यहां पे पूछ रहा है पूछ ये रहा है कि इनका जो शिव और रिया के मासिक वेतन का एवरेज निकालना है। तो मासिक वेतन क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये सैलरी, मतलब सैलरी बन जाएगी उनकी। चलो चलते हैं जी। तो देखते हैं, इसको हमने इतना नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। तो एवरेज चाहिए, तो पहले एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो पहले देखते हैं दोनों की सैलरी कितनी बनेगी। तो पहले देखो x प्लस 9,000 ये था, ठीक है, ये मेरी बन गई यहाँ पे x प्लस 9,000, और ये कितना बनना था मेरा? 11 पॉइंट, सॉरी एक मिनट, प्लस 11 कितना था वो, एंड अभी हमने निकाला था, एंड 14x प्लस 14x, सॉरी 1.4x प्लस 12,000। ठीक है, दोनों की हमने सैलरी देख ली भाई। सैलरी प्लस, सॉरी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब हमें एवरेज चाहिए, तो कितने लोग हैं? 2, तो मुझे 2 का डिवाइड भी करना पड़ेगा जी। 2 का हमने डिवाइड कर दिया, तो x प्लस 1.4x
मतलब कितना हो गया जी 2.4x प्लस 9,000 प्लस 12,000 21,000 अपॉन 2। ठीक, अब हम 2 का थोड़ा डिवाइड कर दें इसमें तो कितना हो जाएगा 1.2x और ये 6 मतलब 10,500। ठीक है, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ये एवरेज आ गया। अब x की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 1.2x प्लस 10,500। ठीक है, अब x की वैल्यू जो है वो 15,000 है, तो पुट कर दो यहां पे 15,000 प्लस 10,500। तो पॉइंट हट जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 5 जा 60 और 12 बन जा 12 एंड 18,000 ये हो गया प्लस 10,500 ये हो गया, तो कितना हो गया मिला के 28,500। ये हमारी एवरेज सैलरी आ गई, दोनों की पूछ रहा था। तो आंसर जो होगा हमारा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, दैट्स माय आंसर। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी 28,500 रुपीज, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज जब भी आप कोई वीडियो को वॉच करा करिए तो पेन पेपर लेके बैठा करिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हर क्वेश्चन को देखिए बड़े आराम से। और प्लीज फिर से मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ एंड क्या नाम है, नाम भूल जाता हूँ, ऋतु है उन मैम जो इन्होंने आंसर दिए, थैंक्स, थैंक यू। और आप ऐसे ही करते रहिए, क्वेश्चन का आंसर दिया जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे लगता है कि आप लोग भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हो। आंसर गलत है वो मैटर नहीं करता है, आंसर गलत आएगा तो उसमें परेशान होने की क्या बात है कि आंसर गलत हो जाएगा। तो आप कमेंट तो करिए, मुझे भी तो लगे कि आप कुछ करते हो तभी तो वीडियो अपलोड करूंगा, और जब आप कुछ करोगे नहीं तो वीडियो में क्यों अपलोड करूंगा। ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अरे बड़ा आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन है। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि there are three animals in a zoo. There are three animals in a zoo. Lion, deer, monkey. A person comes and orders the zoo caretaker that distribute the fruits in such a way that for 10 fruits lion gets, the deer should be get 14 fruits and monkey gets 7 fruits. And there are total 930 fruits. Then how many numbers of fruit will the monkey get? Question is in हिंदी। एक चिड़ियाघर में 3 जानवर हैं, शेर, हिरण, बंदर। एक व्यक्ति आता है और चिड़ियाघर का आदेश देता है, उसको फल बांटने के लिए कार्यवाहक से कहता है कि 10 फल तो शेर के लिए चाहिए और 14 फल हिरण को चाहिए और 7 फल बंदर को चाहिए, जिसमें कुल फल 930 हैं। तो पहले क्या करते हैं, जितना फल एक बंदे का है उसका हम रेशियो बना लेते हैं। दैट इज किस किसका है, उसने बोला 14 फल शेर को, दैट इज अ लॉयन, और फिर डियर हिरन और देन मंकी। तो शेर को फल चाहिए, दैट इज 10 फल, 14 फल हिरन को चाहिए और 7 फल इनको चाहिए। तो जो चाहिए तो उसका हमने एक रेशियो फाइंड कर लिया है। अब टोटल जो फ्रूट्स हैं दैट इज 930। ठीक है, टोटल फ्रूट्स हैं, तो टोटल इन सबका टोटल करो कितना हो जाएगा, 10 14 और 7 को मिला करके अगर मैं देखूं तो 10 + 14 24 + 7 31। तो 31 इक्वल टू 93, तो 1 इक्वल टू कितना हो गया 93/31। दैट इज डिवाइड करते हैं इसको हम, जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स ये जाएगा, तो 1 इक्वल टू 30 हो गया। तो उसने पूछा है मंकी को कितना मिलेगा जी। अब मंकी का रेशियो यहाँ पे कितना है, 7 है जी। मंकी का कितना है 7, तो 1 इक्वल टू 30, दैट इज 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 × 30 मतलब 210। तो हमारा जो आंसर आएगा मंकी जो पाएगा वो 210 ही पाएगा, 210। तो आंसर कितना मिलेगा 930 में जो हिस्सा बनेगा मंकी का वो 210 बनेगा। तो बड़ा इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन तो आप सभी को आंसर देना चाहिए था, मैंने काफी इजी क्वेश्चन दिए हैं, मतलब रिलेटेड टू बैंकिंग एग्जाम क्वेश्चन है। ठीक है ना। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इधर बड़ा इजी क्वेश्चन है, ये भी बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। इफ क्वेश्चन 6 कह रहा है, वो क्या कह रहा है, इफ द वेट ऑफ द हॉलो स्फीयर वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द रेडियस एंड द थिकनेस रिमेन्स कांस्टेंट and its weight varies as the thickness if the radius remains the constant. Find the ratio of the radius if the thickness are in the ratio of 16:5 and the weight of the first sphere is 5 times the weight of the second.
हिंदी में क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है एक खोखले गोले का वजन, त्रिज्या, मोटाई के वर्ग, मतलब आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन पे। उसने बोला है कि द वेट ऑफ द हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर आप समझते हो ना, खोखला गोला, जो खोखले जो गोले का जो वजन है ना वो उसकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। किसके? त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। एंड द थिकनेस रिमेन्स कांस्टेंट, और जो थिकनेस है वो उसकी यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है ना। इन द वेट्स वेरीज एज द थिकनेस इफ द रेडियस रिमेन्स द कांस्टेंट, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द थिकनेस आर इन द रेशियो 16:5। दैट इज मेरे पास जो दे रखे हैं दो स्फीयर हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों स्फीयर की मेरे पास जो रेडियस का रेशियो है, जो मतलब कि रेडियस का रेशियो तो निकालना है, यहां पे जो रेशियो दे रखा है इफ द थिकनेस का रेशियो दे रखा है 16:5 है। किसका रेशियो दे रखा है? थिकनेस का। और वजन तो दे रखा है, वजन बोले तो वॉल्यूम। तो आप सबको पता है कि गोले का जो आयतन होता है, देखो उधर हमें सिर्फ मतलब किससे है, इसने बोला है इतना कि वेट जो है, देखो वेट, ये वेट जो है किसके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो के निकल आता है। किस किस के? रेडियस का तो स्क्वायर, r1 स्क्वायर, एंड ये क्या दे रखी है उसकी थिकनेस, मतलब मैंने इसकी थिकनेस मान ली सपोज करो, एंड ए, ये इसकी थिकनेस हो गई। ये पहले गोले की बात हो गई, ठीक है। अब दूसरे गोले की बात करें तो वही कंडीशन बनेगी यहाँ पे, के हटता है, प्रोपोर्शनल हटता है तो r2 स्क्वायर इंटू बी। तो ए और बी यहां पे क्या है? ए और बी तो मेरे पास जो थिकनेस है, जो थिकनेस है वो ए और बी है दोनों गोले की। अब मैं दोनों इक्वेशन का, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। अब मैं फर्स्ट और सेकंड का अगर मैं डिवाइड कर दूं यहां पे, तो देखिए ये एंड पूरे का डिवाइड कर दिया तो के से के तो कैंसिल हो गया, और उनके वजन का अनुपात तो दे रखा है, मतलब पहले गोले का वजन दूसरे गोले के वजन का 5/5 टाइम्स है। तो देखिए फर्स्ट 5/1 हो गया, पहले दूसरे गोले में 1 मान लिया और पहले वाले का 5 टाइम्स से ये हो गया। अब r1 अपॉन r2 का स्क्वायर फाइंड करना है जी, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन पूछ लेता है, और उनकी थिकनेस a अपॉन बी का रेशियो 16/5 है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं जो भी है, तो देखते हैं क्या बनता है। तो 5 5 25 इधर चला जाएगा, उधर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं। तो r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? 25/16। अब स्क्वायर जब हटेगा यहां से, जब ये स्क्वायर हट जाएगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट 25/16 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो कितना आएगा? 5/4 आएगा। कितना आएगा? 5/4, ठीक है ना। तो दोनों गोले की जो रेडियस है उनका रेशियो जो होगा वो 5:4 होगा। भाई 25 का स्क्वायर रूट 5 और 16 का स्क्वायर रूट 4, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो आंसर जो होगा ऑप्शन ए, दैट इज माई आंसर, ठीक है ना। इतना नोट करिए आप। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा, और नहीं भी आया तो मैं आपसे फिर कहता हूं कमेंट करिए, कोई सजेशन देना है वो भी दीजिए, लेकिन आप जब तक खुद कुछ नहीं करेंगे मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूं, ठीक है ना। तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, अगले तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 इज, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, और काफ़ी बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, तो आई होप कि आप इसको कर सकते हैं। बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, और आप ये मत सोचिएगा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले देखते हैं। द टाइम टेकन बाय बस वेरीज एज द डिस्टेंस एंड इनवर्सली एज द स्पीड। जो बस का जो टाइम लगता है ना वो डिस्टेंस का तो प्रोपोर्शनल है, मतलब एंड इसका इन्वर्सनली, स्पीड का इन्वर्सनली है, ठीक है ना। फिर द स्पीड वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्यूल कंज्यूम्ड एंड द इन्वर्सली एज द नंबर ऑफ पैसेंजर इन द बस। इफ द बस ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर विद 10 पैसेंजर एंड टेक टाइम ऑफ 200 मिनट्स
Total fuels consumed in this journey is 100 liter. Find the fuel consumed if the bus travels a distance of 60 kilometer and 5 passenger and takes time of 300 minutes. क्वेश्चन इन हिंदी, एक बस द्वारा लिया गया समय दूरी के अनुक्रमानुपाती तथा चाल के व्युत्क्रमानुपाती है। ईंधन का उपयोग, अब फिर क्या कहता है यहाँ पे कि ईंधन का उपभोग के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती, जो गति है ईंधन का उपभोग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा बस के यात्रियों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है ना। अगर बस 10 यात्रियों के साथ 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 200 मिनट का समय लेती है। इस यात्रा में कुल ईंधन की खपत 100 लीटर होती है। अगर ईंधन की खपत का पता लगाने के लिए यदि बस 5 यात्रियों के साथ 60 किलोमीटर की दूरी करती है तो 300 मिनट का समय लेती है, तब कितना कंज्यूम होगा फ्यूल, ये हमें आंसर बताना है। ऑप्शन दे रखा है 20 लीटर, 16 लीटर, 25 लीटर, 30 लीटर एंड 40 लीटर। तो विच आंसर आर इन दीज ऑप्शन? तो प्लीज टिक आंसर, ठीक है, कौन सा आंसर है आप टिक कीजिए उसको, ठीक है ना। तो बताते हैं, चलो अब हम बताते हैं। अब तो खैर आप टिक क्या करेंगे, आपको मैंने बोला भी था कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है। चलिए देखते हैं उसने बोला है, देखिए टाइम टेकन वाया बस, दैट इज द टाइम, ठीक। उसने बोला टाइम, डिस्टेंस तो प्रोपोर्शनल रहते हैं, के लगा देते हैं, डिस्टेंस के तो प्रोपोर्शनल और स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। ये वाली बात आपको समझ में आ गई। फिर उसने बोला है कि द स्पीड वेरीज डायरेक्टली एज अ स्क्वायर रूट ऑफ द फ्यूल कंज्यूम्ड। अब स्पीड की बात करते हैं यहां पे, स्क्वायर रूट ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड। तो देखिए जब ये हटेगा, स्पीड एस की वैल्यू निकालते हैं, एस कितना आएगा यहाँ पे, तो प्रोपोर्शनल हटेगा तो के तो आता ही, आपको सबको पता है। अगर मैंने बोला टाइम प्रोपोर्शनल डी अपॉन एस है, तो जब डी हटेगा तो कांस्टेंट आता है, ये आप सभी को पता है। तो मैंने सीधे लिख दिया इसको, आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन आप देखते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या, फ्यूल कंज्यूम्ड, ठीक है ना, क्वांटिटी ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड, ठीक। तो अब फ्यूल कंज्यूम्ड को मैं लिख दिया क्वांटिटी को स्क्वायर रूट, ये ठीक है ना। अब उसने क्या बोला था, स्क्वायर रूट ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड एंड इनवर्सली एज द नंबर ऑफ पैसेंजर। तो नंबर ऑफ पैसेंजर दैट इज एन मान लेते हैं, नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं, एन है। अब मैं क्या करूंगा, इस एस की वैल्यू को उठा के, मैंने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर ली, सपोज करो ये एस दे रखा है, एस को उठा के फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं, मतलब ये एस की जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू आ रही है यहां पुट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए चलते हैं यहां पर चलते हैं अब, ठीक है ना। तो देखते हैं T इक्वल टू के, डी तो है ये यहां पे, ठीक है ना। अब डी तो है ये, एस कितना है मेरे पास, के इनटू, ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ क्वांटिटी मतलब फ्यूल कंज्यूम्ड अपॉन एन, ठीक है ना। तो यहां पे आपका के से के तो कैंसिल हो गया जी, तो T इक्वल टू कितना आएगा जी, ठीक है ना। तो T इक्वल टू कितना आ जाएगा, D, ठीक है, D इंटू एन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वांटिटी फ्यूल कंज्यूम्ड, ठीक है ना, वो हमें देखना है यहां पे। अब यहां पे मतलब ये तो मैं आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहां पे एस की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। तो चलो रख देते हैं उठा के। अब यहां पे उसने क्या बोला है, कह रहा है कि 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है 10 पैसेंजर के साथ, तो 200 मिनट का समय लेती है। कितने मिनट का समय लेती है, 200 मिनट का समय लेती है। चलिए देखते हैं, जब 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो 200 मिनट का समय लेती है कि नहीं है। चलो यहां पे हम देखते हैं, 50 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस, समय कितना 200 मिनट, और नंबर ऑफ पैसेंजर कितने थे, 10 थे, ठीक है ना। नंबर ऑफ पैसेंजर कितने, 10 है। अगर मैं यहां पे ये वैल्यू रखे देखूं, ठीक है, तो कितनी खपत हो रही थी, 100 लीटर की खपत हो रही है। तो पहले हम ऐसा करते हैं, इसमें एस की वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है ना। एस बराबर के पता नहीं है, ठीक है। क्वांटिटी कितनी थी, पहले आपकी 100 लीटर खपत हो रही थी, 100 हो गया तो इस वैल्यू 10 हो जाएगी, और नंबर ऑफ पैसेंजर कितने थे, 10, ठीक है ना। तो 10 से 10 कट गया, तो एस की जो वैल्यू आई सिर्फ क्या आ गई, वो क्या आ गई। अब डिस्टेंस मेरे पास कितनी है,
50 की है, तो डिस्टेंस 50, और तो यहाँ पे 50 डिस्टेंस हो गई, और टाइम कितना है 200, तो 50 चौका 60, तो के की वैल्यू यहाँ मेरी 4 आ गई। के कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है ना। के की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 4। आपको पहले तो इतनी बात आपको पहले दूर शुरू से ले लेते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से बता देते हैं, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। जैसे कि मैंने आपसे बोला, क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम टेकन बाय वेरीज एज द डिस्टेंस एंड इनवर्सली एज द स्पीड। टाइम जो है, टाइम प्रोपोर्शनल किसके, डिस्टेंस के, तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे डिस्टेंस के आ जाता है, और इनवर्सली स्पीड एस। ठीक है कि नहीं है। अब ये हो गया स्पीड। फिर बोला यहाँ पे कि स्पीड बोला कि द स्पीड वेरीज द स्पीड डायरेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड। तो फ्यूल कंज्यूम जब स्क्वायर प्रोपोर्शनल रहता है तो क्या आ जाता है, अब स्क्वायर रूट ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड, तो फ्यूल ये लिख लिया हमने इसे, मतलब क्वांटिटी मान ली इसको, और किसके, नंबर ऑफ पैसेंजर, इनवर्सली नंबर ऑफ पैसेंजर, मैंने एट लेट कर लिया यहाँ। ठीक है कि नहीं है। तो पहले तो मेरे को यहाँ पे ये देखना है कि के की वैल्यू कितनी आ रही है। तो पहले तो उसने, अब यहाँ पे पहले एस की वैल्यू निकालना है। सपोज करो कि एस कितना आएगा, यहाँ रखे, ठीक है ना। टाइम तो दे रखा ही है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले इसमें रख लेते हैं वैल्यू को इधर। तो डिस्टेंस कितनी है, 50 किलोमीटर की। टाइम कितना लगा, 200 मिनट। 200 मिनट को घंटे में ठीक है ना। तो ये किलोमीटर दे रखा है, तो 200 बट्टे कितना कर लें हम, 60 कर लें, है ना, इक्वल टू के। क्वांटिटी कितनी है, 100 की, सॉरी 100 लीटर अपॉन 100 लीटर थी क्वांटिटी, टोटल कंज्यूम हो रही थी 100 लीटर जर्नी, सॉरी, तो नंबर ऑफ पैसेंजर कितने थे स्टार्टिंग में, 10। ठीक है जी। तो 0 0 ये कैंसिल हो गया यहाँ से, 10 2 ज़ा 20 हो गया, 2 3 ज़ा 6 हो गया। अब उधर ही कितना रह गया, तो ये तो मेरे पास 10 आएगी वैल्यू उधर, तो 0 0 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जो के की वैल्यू आ रही है वो कितनी आएगी, 15 आएगी। भाई के की वैल्यू कितनी आएगी, भाई स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सही किया हमने एक सॉल्व आउट। ये 0 0 कैंसिल हो गया, एंड 10 10, ठीक है, 15 आ गई के की वैल्यू, 15 ही आ रही है ना। कुछ 4, ये मैंने इसको आवरण बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि के की वैल्यू निकालनी, उससे वो सब कैंसिल हो जाएगा, है ना। इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना। तो एस डिस्टेंस 50, टाइम ये 54 सा ये हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो निकल के आएगी वैल्यू, एंड जो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड मैंने रखा था, जो अभी निकाला था इतना, डिस्टेंस 50 थी, डिस्टेंस अपॉन टाइम ये 200 मिनट टाइम लग रहा था, और के ये दे रखा था, नंबर ऑफ पैसेंजर थे अपॉन क्या था, एंड आपका स्क्वायर रूट ऑफ क्वांटिटी, यही था। ठीक है भाई, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू के, और डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये सब इतना हमारे हो चुका, डिस्टेंस अपॉन टाइम इतना हमने कर लिया। और यहाँ पे क्वांटिटी की वैल्यू 10 थी, मतलब 100 थी, ये रख देते हैं, 54 सा हो गया, तो के ये इधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो के की वैल्यू जो मेरी निकल आएगी वो 4 आ जाएगी। के की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब यहाँ पे देखिए इधर आगे क्या करेंगे, अब उसने पूछा है टाइम इक्वल टू, मेरी इक्वेशन वही तो बन रही थी, के इंटू डिस्टेंस इंटू नंबर ऑफ पैसेंजर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वांटिटी, मेरे को ये निकालना है। अब टाइम कितना दे रखा है मेरे पास, 300, के की वैल्यू कितनी आ रही है, 4, और डिस्टेंस कितनी है, 60, और नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं मेरे पास,
5, नंबर ऑफ पैसेंजर कितने 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्वांटिटी कितनी फ्यूल कंज्यूम हो रहा है। तो देखिए 65 ज़ा 300 ये हो गया। तो मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ क्वांटिटी इक्वल टू 4, ठीक है ना, इतना तो स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, तो 16 हो गया। तो जो फ्यूल कंज्यूम हो रहा है वो 16 लीटर हो रहा है। तो आंसर क्या होगा बी, दैट इज माई आंसर। तो आंसर कौन सा होगा, बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि a person gives some part of a certain amount into his two sons in such way that his elder son gets 1/4 and the younger। क्वेश्चन ये कह रहा है कि a person gives some part of a certain amount to his sons in such a way that his elder son gets 1/4 and the younger son gets 2/5 and the saves the remaining amount in 3 bank A, B and C in the ratio 6:3:5 if he saves 10,500 rupees in the bank C. Find the difference between the amount received by the both son। हिंदी में आप पढ़ ही लेंगे, आपको समझ में आ गया कि एक व्यक्ति एक निश्चित राशि अपने दोनों बेटों को इस तरह बांटता है कि उनके बड़े बेटे को 1/4, छोटे बेटे को 2/5 भाग मिलता है और बची हुई राशि को 3 बैंकों ए, बी और सी में 6:3 के अनुपात 5 के अनुपात में बांटता है। अगर वह बैंक सी में 10,500 रुपये बचाता है तो दोनों बेटों को मिलने वाली राशि के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, हमने लेट कर लिया जी, टोटल अमाउंट मान लिया कि उसके पास अमाउंट मान लिया मैंने, सपोज करो 20। अब जो बड़ा वाला बेटा है एल्डर ईयर लिख दिया है, उसको तो 1/4 मिलता है, तो 20 का 1/4 कितना होगा 5। और जो यंगर है छोटा वाला, उसको 20 का कितना भाग मिलता है एंड 2/5 2/5, तो 2/5 कर दिया, 5 4 ज़ा 8, तो ये मिल गया। तो रिमेनिंग जो अमाउंट रह गया, रिमेनिंग जो रह गया 20 माइनस बड़े को 5 छोटे को 8, तो बचा कितना 7। अब ये 7 जो रह गया, 7 को 6:3:5 में वो डिवाइड कर देता है। तो 7 को बांट देते हैं किस रेशियो में, 6:3:5 में। तो 7 रिमेनिंग बचा, तो 7 इंटू सी का पार्ट कितना होगा 5/14 इक्वल टू 10,500। ठीक है ना। अब 7 2 ज़ा 14, 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा, तो 1 इक्वल टू 4200 वैल्यू आ रही है। 1 इक्वल टू कितना आ रहा है 4200। अब दोनों बेटों में अंतर पूछ रहा है, तो बड़े बेटे को मिल रहा था, छोटे बेटे को तो 8 मिल रहा था और बड़े बेटे को 5 मिल रहा था। बताया था आपको भाई, जो एल्डर को मिल रहा था कितना 8 और यंगर को मिल रहा था कितना 5, तो दोनों में डिफरेंस कितना आएगा 3, और 1 इक्वल टू इतना है तो 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 4200। तो जो हमारा आंसर आएगा 12,600, ये आंसर होगा। आंसर क्या आएगा 12,600, ऑप्शन ए, दैट इज माय आंसर। ठीक है ना, बड़ा इजी क्वेश्चन था, बड़े आराम से कर सकते हैं इसको आप लोग। ठीक है कि नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि आप परेशान मत हो जाइएगा। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द एकता एंड रीमास इनकम लास्ट ईयर वाज 10:3। मतलब लास्ट ईयर की इनकम का जो रेशियो वो 10:3 है, एंड द रेशियो ऑफ द एकताज दिस ईयर इनकम एंड द लास्ट ईयर इनकम इज 6:5, एंड द रेशियो ऑफ द रीमास income and last year income is 2:3, if the sum of the ektas and rimas present income is 5,124 रुपए। ठीक है ना, तो चलो चलते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन, बड़े आराम से खेलते हैं ना। पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे एकता और रीमा की बात करें, एकता और रीमा की लास्ट ईयर मतलब 1 साल पहले लास्ट ईयर की, लास्ट ईयर की इनकम का रेशियो 10:3 है।
ठीक है ना, 10:3। इतना कर लेंगे, 10:3 है ये। अब यहाँ पे एकता की मतलब कि जो एकता है उसकी प्रेजेंट और लास्ट ईयर का 6:5 है, और प्रेजेंट इनकम दे रखी है 5124 रुपए। तो पहले प्रेजेंट निकालते हैं एकता की। तो लास्ट ईयर की कितनी है 10, तो 10 किसके इक्वल होगा, एकता की बात कर रहे हैं। तो लास्ट ईयर का 10 है, तो 10 इक्वल टू 10 और 1 इक्वल टू 1, तो 3 इक्वल टू 3। ठीक है, प्लस अब किसकी चाहिए तुम्हें, ये पिछले मतलब एकता की निकाल ली। अरे एक मिनट सॉरी वो तो दे रखा है। लास्ट ईयर की एकता और रीमा की इनकम का रेशियो 10:3 है, ये लास्ट ईयर की है। अब यहां पे दे रखा है कि लास्ट ईयर की इनकम एकता की और प्रेजेंट की इनकम का 6:5 है, मतलब प्रेजेंट में दे रखी 6 और लास्ट ईयर की 5 है। तो 10 5 इक्वल टू 10 के, तो 6 इक्वल टू निकाल लेंगे हम, है ना भाई। जो 10 होगा वो किसके बराबर होगा भाई, रेशियो दे रखा है 6:5 है, तो 5 इक्वल टू 10, तो 1 इक्वल टू कितना आएगा 2, तो 3 तो 6 इक्वल टू कितना आ गया 12। ये प्रेजेंट आ गया, एकता का प्रेजेंट। ठीक है भाई, एक बात और, 6:5 है प्रेजेंट और लास्ट ईयर का, और लास्ट ईयर की 10 है, तो 5 इक्वल टू 10 के, 1 इक्वल टू 2 के, और 6 इक्वल टू 12। ऐसे ही इसके साथ खेलो। अब रीमा की बात करें, रीमा की लास्ट ईयर और दिस ईयर प्रेजेंट और लास्ट ईयर का 2:3। लास्ट ईयर का कितना है 3, तो 3 इक्वल टू किसके 3 के, तो 1 इक्वल टू 1 के, तो 2 इक्वल टू कितना हो गया 2। तो ये प्रेजेंट आ गया दोनों का। अब दोनों की प्रेजेंट इतना दे रखा है, तो दोनों की प्रेजेंट कितनी है 5124 है। तो दोनों की प्रेजेंट कितनी होगी 12 + 2 14, तो 14 इक्वल टू दिस वन, देन 1 इक्वल टू कितना होगा 5124 अपॉन 14। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जी, बड़ा इजी है। तो 14 3 × 42, ठीक है, 14 3 × 42, रिमेनिंग कितना रह गया 9, और 14 6 × 84 एंड रिमेनिंग रह गया 8, और 14 6 × 84। तो 1 इक्वल टू जो वैल्यू आ रही है वो 366 आ रही है। कितनी आ रही है 1 इक्वल टू 366। अब उसने पूछा है आपसे कि रीमा की लास्ट ईयर की इनकम कितनी है। तो रीमा की लास्ट ईयर की इनकम कितनी है 3 है, तो 1 इक्वल टू 366, यही तो 1 इक्वल टू 366, तो 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 × 366। भाई 3 तो है लास्ट ईयर की, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों का, तो 3 × 66 कितना आएगा 3 6 × 18, 3 6 × 18 19, 3 3 9 और 1 10, मतलब 1098। तो ऑप्शन ई जो हमारा आंसर है वो हमको दिखाई दे रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा अधिकतर हर किताब में मिलेगा, इस तरह क्वेश्चन हर बुक में मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको 1-2 मिल जाते हैं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। ठीक है, इन द इनकम स्टेटमेंट ऑफ आशा रवीना, द रेशियो ऑफ द देयर इनकम ऑफ लास्ट ईयर 2017 वॉज 5:4। मतलब ये आशा और रवीना दो बंदे दे रखे हैं, सेम क्वेश्चन उसी तरह का ही है। द रेशियो ऑफ द आशाज इनकम ऑफ द ईयर 2018 टू दैट ऑफ द 2017 इज 3:5 एंड द रेशियो ऑफ द रवीनाज इनकम ऑफ द ईयर 2018 टू दैट ऑफ 2017 इज 3:2। If the 10,242 rupees is the sum of the income of Asha and Ravina in the year 2018, then find the income of the Ravina for the year 2017। ठीक है ना, हिंदी में आप तो समझ गए होंगे क्वेश्चन, देख लीजिएगा। तो यहाँ पे दो लोग हैं, आशा है और एक रवीना है। ठीक, तो आशा और रवीना की 2017 की जो इनकम है उसका रेशियो दे रखा है 5:4 है 2017 का, लेकिन आशा की 2018 से 2017 का रेशियो 3:5 है। चलिए देखते हैं, दोनों का देखते हैं। 2018 से, एक मिनट, ठीक है, दोनों का 2000 एंड 2018 से 2017 का रेशियो दे रखा है दोनों का।
तो पहले मैं आशा की बात करता हूं, तो आशा का रेशियो 2018 में 3:5 है, मतलब इस टर्म को हम जो है 3:5 में डिवाइड करेंगे। किस किस का? 2018 और 2017। ऐसे ही इसका रवीना का दे रखा है 2018 से 2017 का दे रखा है 3:2 है। ठीक है ना? ये कब से कब तक का है? 18 और 2017। तो 18 का 3 है, 17 का ये है। तो 5 इक्वल टू किसके जी? 5 इक्वल टू 5, तो 1 इक्वल टू 1, तो 3 इक्वल टू 3। तो इसका आशा का जो आएगा 2018 का, इन दोनों का 2018 का आशा का 3 आएगा। अब इधर देखो 2 इक्वल टू 4, ये 4 के, तो 1 इक्वल टू 2 के, तो 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। तो 2018 का रवीना का आ गया 2018 का 6 और आशा का आ गया 3। अब इन दोनों का प्रेजेंट मिला करके 2018 का देख करके 6 + 3 इक्वल टू 9 के, और सम दे रखा है 2018 का 10,242। ठीक है ना? अब यहां पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 इक्वल टू वैल्यू कितनी हो? 9 1 9, 9 1 9 और 9 3 27। ठीक है ना? और 9 8 32। तो 1 इक्वल टू वैल्यू जो आ रही है निकल के 1138 आ गई। पर उसने ये पूछा है कि रवीना की 2017 की कितनी है। तो रवीना की 2017 की दे रखी है, वो दे रखी है 2 है। कितनी है? 2। तो 2 इक्वल टू, या आप निकाल लीजिए 4, सॉरी रवीना की 4 दे रखी है, तो 4 इक्वल टू कितना होगा? तो देखिए इधर 1 इक्वल टू इतना है, तो 4 इक्वल टू कितना होगा? 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × 1138। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा इसका? यहाँ लिख देते हैं। तो 4 8 32, 4 3 12 और 3 15, 4 1 4 1 5 4। तो आंसर आएगा 4552। तो आंसर क्या है? ऑप्शन ई, दैट इज माई आंसर। तो इसका आंसर होगा 4552। जो हमारा आंसर निकल के आया 4552। 4 इक्वल टू वैल्यू निकाल ली, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है ना? तो गाइज आपको ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे, और ये क्वेश्चन काफ़ी हर तरह की बुक में मिल जाते हैं। कोई बुक लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन आपको डैम श्योर मिलेगा, और एक अच्छा लेवल बोल करके होगा। लेकिन कुछ नहीं है इस क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो प्लीज़ आप परेशान मत हुइए, वीडियो को वॉच करिए, कमेंट भी करा करिए। थैंक्स अगेन, ऋतु घोष करके नाम है उनका, एंड थैंक यू मैम। और आप सभी से मैं कहना चाह रहा हूँ, आपका क्वेश्चन अगर आंसर नहीं आता, उसमें शर्माने वाली बात तो है नहीं कि आप शर्माओ। आजकल तो लड़कियाँ भी नहीं शर्मा रही, तो लड़के क्यों शर्मा रहे हैं भाई? ठीक है ना? अच्छा चलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।